तारीख 12 अगस्त 1990 दोपहर का समय था जब राजधानी दिल्ली के कांग्रेस पार्टी ऑफिस से कोलकाता फोन मिलाया गया। यह फोन राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज ने ममता बनर्जी को मिलाया था। जॉर्ज ने ममता से कहा, वे लोग आपकी हत्या करने वाले हैं, आप तुरंत दिल्ली आ जाइए। ममता बनर्जी अगले दिन दिल्ली पहुंची। ममता की मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई। राजीव गांधी ने भी हत्या की बात को दोहराते हुए कहा, वे लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, तुम कोलकाता मत जाओ, दिल्ली ही रुक जाओ। ममता बनर्जी का जवाब था, मेरे लोग कोलकाता में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा वहां होना जरूरी है। 4 दिन बाद ही 16 अगस्त को ममता सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहने फिर से कोलकाता की सड़कों पर एक रैली का नेतृत्व कर रही थीं। यह दक्षिणी कोलकाता का हाजरा इलाका था। कुछ ही समय बीता होगा कि ममता पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस हमले में ममता को जान से मारने की साजिश रची गई। लालू आलम नाम के एक शख्स ने ममता के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी। ममता ने अपने हाथों से सिर को ढकने की कोशिश की, लेकिन रॉड ममता के सिर पर तब तक मारी गई जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। पूरे पश्चिम बंगाल में यह खबर फैल गई कि ममता बनर्जी की हत्या हो गई है। डॉक्टरों का भी कहना था कि ममता का बच पाना मुश्किल है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में ममता अपने सिर पर कपड़ा बांधे कोलकाता की सड़कों पर नारे लगा रही थीं। इस कहानी का दूसरा सिरा खुलता है इस घटना के 35 साल बाद। तारीख 4 फरवरी 2026। ममता बनर्जी एक बार फिर राजधानी दिल्ली में थीं, लेकिन इस बार वह देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुबह सुबह एक सफेद कार दाखिल हुई। यह कार किसी वकील या जज की नहीं थी। इस कार में एक ताकतवर महिला नेता बैठी थी, नाम ममता बनर्जी। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee personally appeared and argued before the apex court. ऐसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद ही हुआ हो कि कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहा हो। सुबह 10:05 पर ममता बनर्जी ने अपनी पारंपरिक सफेद साड़ी और काली शॉल में सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर जैसे ही पांव रखा, इतिहास बन गया। दरअसल ममता सुप्रीम कोर्ट में देश में चुनाव कराने वाली संस्था चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रही थी। With this permission, sir, only one thing, sir. Your point we have well taken. Sir, it depends on some district, some state, sir. We have suppose 44 district. We have 23 district. Now SDM is depends on the district wise. Now whatever we have the strength, we have included all. We are cooperating to them all. पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव है और ममता बनर्जी करीब 15 सालों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। सवाल यह है कि आखिर ममता ने कौन सी ऐसी नायाब तरकीब का इजाद किया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्हें मात देना मुश्किल हो गया है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी लगातार 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ममता बनर्जी हैं कौन, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की थी, ममता बनर्जी की हत्या कराने की कोशिश क्यों की गई, ममता को बाल पकड़कर किसने घसीटा था, ममता ने कैसे अपनी अलग पार्टी बनाई, ममता बनर्जी ने एक समय बीजेपी से दोस्ती क्यों की थी, क्या ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार जाने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं चर्चित किरदारों की दिलचस्प कहानियों से जुड़ा शो दुनिया रोज बनती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सटे गांव में ममता बनर्जी का जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र में ही ममता का परिवार कोलकाता आकर बस गया। ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसके कारण ममता को बचपन से ही राजनीति और समाज की समझ थी। ममता के जन्म की तारीख को लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है। निधि शर्मा अपनी किताब शी द लीडर वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखती हैं, ममता उस समय 12वीं में पढ़ती थी। जब परीक्षा का समय आया तो एक पेंच फंस गया, क्योंकि परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम उम्र 15 साल थी, लेकिन ममता तो 15 साल की थी ही नहीं। इसलिए उनके पिता ने 5 साल बढ़ाकर उनकी उम्र 5 जनवरी 1955 लिखवा दी, जबकि ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी को नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को हुआ था। ममता की उम्र जब 17 साल थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई।
ममता और उनके परिवार के लिए ये बेहद दुखद समय था, क्योंकि ममता के भाई बहन अभी कमाने लायक नहीं हुए थे। ममता के बड़े भाई ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर परिवार को संभाला। ममता ने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही ममता ने राजनीति की शुरुआत की। ममता बनर्जी के पिता पुराने कांग्रेसी थे, इसलिए ममता का भी झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ था। उन दिनों पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों में वामपंथी छात्र संगठन डीएसओ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का बोलबाला हुआ करता था। ममता इन दिनों कांग्रेस पार्टी के लिए छात्र राजनीति करती थी। ममता बनर्जी ने इस कम्युनिस्ट छात्र संगठन को चुनौती देने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र परिषद की स्थापना की। यह छात्र संगठन कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखता था। जब ममता कांग्रेस पार्टी के लिए छात्र राजनीति कर रही थीं, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। 1974 में ही पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया। यह छात्र आंदोलन पटना से शुरू हुआ और बाद में पूरे देश में फैल गया। इसी आंदोलन के सिलसिले में जेपी कोलकाता विश्वविद्यालय आए थे। ममता बनर्जी जेपी का विरोध करते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। अगले दिन अखबारों में ममता बनर्जी की तस्वीरें छपी थीं। छात्र राजनीति के साथ साथ ममता बनर्जी ने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। ममता का राजनीतिक सफर 21 साल की उम्र में साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था। ग्रेजुएशन करने के बाद ममता ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर ममता ने बीएड किया और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई की। आपको याद होगा कि एपिसोड की शुरुआत में हमने बताया था कि ममता ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की बहस में हिस्सा लिया। दरअसल ममता ने लॉ की पढ़ाई की थी। लॉ की पढ़ाई करना उस रोज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के काम आ रहा था। साल 1977 का आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र को एक अलग मुहाने की ओर धकेल रहा था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की लहर के कारण पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया था। यहां एक बात गौर करने वाली है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा धड़ा सीपीआई इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन कर रहा था, तो वहीं दूसरा धड़ा सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने इमरजेंसी का विरोध किया था। सीपीएम का एक बड़ा जनाधार पश्चिम बंगाल में था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरा देश में विरोध हो रहा था। पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं था। 1977 में बंगाल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। दिल्ली में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं बंगाल में सीपीएम सत्ता में आई। यहां एक रोचक बात है कि सीपीएम ने बंगाल में पूरे 34 साल तक शासन किया और सीपीएम को सत्ता से हटाया उसी नौजवान लड़की ने जो पढ़ाई के दौरान कोलकाता की सड़कों पर सीपीएम के खिलाफ पोस्टर चिपकाया करती थी। 1984 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। अब कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथों में थी। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण पूरे देश में कांग्रेस को लेकर सहानुभूति की लहर थी। लेकिन बंगाल को जीतना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि सीपीएम एक कैडर बेस पार्टी थी और जनता में उसका खूब जनाधार था। निधि शर्मा अपनी किताब शी द लीडर वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखती हैं, एक दिन राजीव गांधी अपने दोस्त अरुण नेहरू के साथ बैठकर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। तभी एक लड़की दंदनाती हुई कमरे में आ पहुंची। लड़की कांग्रेस के पक्ष में नारे लगा रही थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी थी। ममता के इस कारनामे को देखकर हैरान राजीव ने अरुण नेहरू से पूछा, ये कौन है? अरुण नेहरू का जवाब था, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो। अगर यह इस ऑफिस में घुस सकती है तो यह लड़की बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। बाद में राजीव गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर से चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। यह जीतेगी तो नहीं, लेकिन कड़ी टक्कर देगी। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 1977 से ही वे जादवपुर की राजनीतिक जमीन पर जमे हुए थे। राज्य में सीपीएम की सरकार भी थी। ममता के लिए यह मुकाबला जीतना लगभग असंभव था। लेकिन ऐसा लगता है कि असंभव शब्द ममता बनर्जी के शब्दकोश में कभी रहा ही नहीं। ममता ने सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ पर्चा भर दिया। दोनों में कांटे की टक्कर हुई। ममता इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में जायंट किलर बनकर उभरी। ममता ने दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों से पटकनी दी। ममता बनर्जी अपनी आत्मकथा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में इस चुनाव को याद करते हुए लिखती हैं
कि मैंने लाल पार्टी को उसके ही गढ़ में हरा दिया था। पूरे बंगाल तो क्या, देश में यह कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि सोमदास चुनाव हार गए हैं। कोई नहीं मान रहा था कि 29 साल की एक लड़की ने लेफ्ट के बरगद को गिरा दिया। ममता बनर्जी पहली बार सांसद बनी थी। ममता की उम्र मात्र 29 साल थी। ममता ने लोकसभा की बहसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार ममता सदन में अपनी बात रख रही थी। विपक्षी सांसद ममता को बीच बीच में टोक रहे थे। ममता उन दिनों हाथ में चांदी की चूड़ी पहना करती थी। ममता ने उसे उतारकर समाजवादी नेता मधु दंडवते के सामने रखते हुए कहा कि अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है तो यह चूड़ी पहनकर बैठ जाइए। 1989 के लोकसभा चुनाव में हवा कांग्रेस के खिलाफ थी। बोफोर्स घोटाले का मुद्दा पूरे जोरों पर था। एक समय राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने ही राजीव गांधी से बगावत कर दी थी। वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल का भी गठन किया गया। यह आम चुनाव कांग्रेस हार गई। ममता को भी जादवपुर से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बावजूद ममता कोलकाता की सड़कों पर सीपीएम के खिलाफ विरोध की तख्तियां उठाए हमेशा देखी जाती थीं। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण ममता का राजनीतिक कद पश्चिम बंगाल में बढ़ने लगा। इस राजनीतिक कद को बढ़ता देख सीपीएम घबरा गई और बात इतनी बिगड़ गई कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी की हत्या करने की भी साजिश रच डाली। ममता को जान से मारने की साजिश की खबर दिल्ली पहुंचती है। 12 अगस्त 1990 को राजीव गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज ने ममता को फोन करके दिल्ली बुलाया। ममता दिल्ली गई। ममता की मुलाकात राजीव गांधी से हुई, लेकिन राजीव से मुलाकात करके ममता बनर्जी दोबारा कोलकाता चली आई। पश्चिम बंगाल की वाम सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर दी थी। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर थे। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। कांग्रेस ने इसके खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। ममता इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी। जिस दिन ममता पर जानलेवा हमला होना था उसकी खबर ममता को पहले से थी, लेकिन ममता ने इसकी परवाह नहीं की। ममता बनर्जी जब अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कोलकाता के हाजरा इलाके पहुंची तो सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने ममता पर हमला कर दिया। ममता उस घटना को याद करते हुए लिखती हैं, सबसे पहले लालू आलम ने मेरे सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। मैं अपने खून से भीग गई। उन्होंने लगातार वार किए। इस बीच मैंने अपने सिर को हाथों से ढक लिया और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अलीपुर के वुड्सलैंड नर्सिंग होम में थी। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर मानकर चल रहे थे मेरी मौत तय है, लेकिन मैं बच गई। इन्हीं दिनों एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ममता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया था। इस धरने में पुलिस ने ममता बनर्जी को बाल पकड़कर घसीटा था। याद रहे, ममता उस समय केंद्रीय मंत्री और सांसद हुआ करती थी। पूरे देश में इस घटना को लेकर चर्चा हुई और विवाद हुआ। साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने कोलकाता दक्षिण की सीट से सीपीएम के भारती मुखर्जी को हराया। यह वही समय था जब कांग्रेस पार्टी अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे। सोनिया गांधी का पार्टी पर पूरा नियंत्रण नहीं था। 9 अगस्त 1997 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सोमेन मित्रा जैसे नेता इस सम्मेलन में मौजूद थे। इसी समय ममता ने अपनी ही पार्टी से बगावत का बिगुल फूंक दिया और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक सभा बुला ली। वर्षों तक कांग्रेस नेता के तौर पर वाम पार्टियों से लड़ने वाली ममता इस बार कांग्रेस से ही लड़ रही थी। वजह थी टिकट वितरण में भेदभाव और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी। इसी वजह से ममता ने अपनी नई पार्टी का नाम दिया तृणमूल कांग्रेस। दरअसल तृणमूल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है घास की जड़ यानी ग्रास रूट। ममता इस नाम से यह साबित करना चाहती थी कि वह जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह बगावत कर रही हैं, लेकिन इस बगावत का परिणाम भी ममता को भुगतना पड़ा। ममता बनर्जी को 22 दिसंबर 1997 को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन ममता ने 1 जनवरी 1998 को टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बनाने का ऐलान कर दिया। बाद में ममता को कांग्रेस पार्टी ने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन ममता अपने फैसले पर अडिग रहीं। ममता बनर्जी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को उन्होंने खुद बनाया है। दरअसल ममता बनर्जी खुद एक अच्छी पेंटर हैं और अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। एक बार की बात है, ममता दिल्ली से लौट रही थी। पार्टी बनाने का ऐलान भी कुछ ही दिन पहले हुआ था।
ममता ने फ्लाइट में कुछ फूलों के स्केच बनाए जो घास पर उगे हुए थे। बाद में यही स्केच पार्टी का सिंबल बन गया। साल 1998 में लोकसभा का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 29 लोकसभा सीटों पर लड़ी। तृणमूल ने 7 सीटें जीती और 17 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ममता ने यहीं से पश्चिम बंगाल की सियासत में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। ममता ने राजनीतिक गुर सीखा और उस दौर में उभरती हुई बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का साथ दिया। हालांकि ममता के रुख अभी भी उतने ही अड़ियल थे। साल 1998 से 2001 तक ममता एनडीए के साथ रहीं। अक्टूबर 2001 में ममता केंद्र की अटल बिहारी सरकार में रेल मंत्री रहीं। साथ साथ में जिसको रिजर्वेशन है उधर से उसको उतार देता है और एक कैप्चर कर लेता है। सर सिक्योरिटी रेलवे का पास में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पास में है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी we pay 50% to the GRP। लेकिन तहलका कांड के कारण ममता ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ममता ने अपने सहयोगी कई बार बदले। Please tell me the cause, sir. Why it is disallowed? Sir, it is in Bengal, that's why. साल 2006 में ममता ने फिर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए का दामन थाम लिया और लगभग 6 साल तक उनके साथ रहीं। सिंगूर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई के जरिए ममता गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरी। ममता को इसका राजनीतिक फायदा भी मिला। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 26 सीटों पर लड़ी और 19 सीटें जीत गई। 2 साल बाद ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने थे। पश्चिम बंगाल में 34 सालों से सीपीएम की सरकार थी, लेकिन इस लाल किले में अब सीलन पड़ने लगी थी। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। गौरतलब हो कि यही ममता एक समय कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी और यही ममता एक समय कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी बना चुकी थी। इसी ममता ने अटल बिहारी सरकार का समर्थन भी किया था। 2011 में वही ममता एक बार फिर कांग्रेस के साथ थी। दरअसल राजनीति में नैतिकताओं की दुहाई नहीं दी जाती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 294 विधानसभा सीटों में से ममता की पार्टी टीएमसी ने 184 सीटें अकेले दम पर जीती थीं। यह बहुमत के आंकड़े से 36 ज्यादा था। ममता बनर्जी ने 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई महिला राज्य की मुख्यमंत्री बन रही थी। ममता ने केवल वामपंथ के लाल परचम को बंगाल में हराया ही नहीं, बल्कि उनका सफाया भी कर दिया। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट यह भी कहते हैं कि सीपीएम के कैडरों की गुंडागर्दी ही उन्हें ले डूबी। लेकिन क्या सीपीएम की तरह ममता के कैडर भी अब गुंडागर्दी करने लगे हैं? पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की पिटाई का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने टीएमसी की गुंडागर्दी पर पोस्टर जारी किया है। अरे रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2011 के बाद बंगाल बदलने लगा। ममता ने 2 बार और बंगाल की सत्ता पर फतह हासिल की और मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन अब ममता की जीत में कुछ आशंकाएं सुराख लगा चुकी हैं। 2011 से 2025 के बीच बंगाल में बहुत कुछ बदला है और बदली है बंगाल की पूरी सियासत। जिस ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में लेफ्ट पार्टी सीपीएम के खिलाफ हल्ला बोला था और इसे बंगाल में हराया भी था, वही ममता आज राइट विंग की पार्टी बीजेपी से क्यों लड़ रही है? আমি আবার বলছি আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। एक समय लेफ्ट का गढ़ माना जाने वाला बंगाल अब बीजेपी का गढ़ क्यों बनता जा रहा है? इन 15 सालों में बंगाल में आखिर क्या हुआ है? क्या बांग्लादेश के मुसलमान ममता के वोटर हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको करना होगा दुनिया रोज बनती है कि अगले एपिसोड्स का इंतजार। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स देखें, कमेंट करके हमें बताएं कि किन किन किरदारों की कहानियां जानना और सुनना आपको अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।